हेलो दोस्तों, भाई सेल्फ अमन पाठक। थोड़ा सा लेट हो गया अगला वीडियो अपलोड करने में। तो आइए आज चूंकि हमने पहले ऑलरेडी 4-5 वीडियो डाल रखी है पॉलिटी पे और एक छोटा सा इन्वायरमेंट डे के बारे में था, तो हमने सोचा क्यों न पॉलिटी की पूरी सीरीज चला देते हैं, खत्म कर देते हैं पॉलिटी राज्य व्यवस्था भारत की। भाई उस सीरीज का ये पहला वीडियो है। तो और सबसे पहला वीडियो किस पे रहेगा हमारा? तो आज हमारा है पहला वीडियो भारत का संवैधानिक इतिहास। जो करंट का भारत का संविधान है उसका इतिहास क्या था, कैसे वो डेवलप किया। ठीक है, तो आइए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, सबसे पहले बेस समझ लेते हैं इसको। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में बहुत देशों के व्यापारी आए, बहुत सारे देश आए व्यापार करने के लिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा के बारे में जानते ही होंगे आप। तो धीरे धीरे डच आए, फ्रांसीसी आए, डेनिश आए, उसमें ब्रिटेन भी सम्मिलित थे, ब्रिटेन के भी व्यापारी सम्मिलित थे। लेकिन सभी आए, लेकिन सभी ने उतना प्रभाव नहीं छोड़ा जितना कि ब्रिटेन ने छोड़ा। ठीक है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ना। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसी संवैधानिक विकास के क्रम में 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट के बारे में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके, इसीलिए जब हम पढ़ते हैं हम लोग कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो कब बताया था? 1600 ईस्वी में। क्लियर? तो एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे पूर्वी देशों, जो एशियाई देश हैं भारत जैसे पूर्वी देशों के साथ कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया। 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार। क्लियर? तो चूंकि स्टार्टिंग में 1600 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत दशकों तक, कई वर्षों तक जो सिस्टम था वो उस पर किसका प्रभाव था? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी का प्रभाव था। क्लियर? तो इसलिए 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम बात करते हैं अगले चार्टर एक्ट का, 1726 का चार्टर एक्ट 1726। तो चूंकि इसके माध्यम से क्या हुआ, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, कलकत्ता और मुंबई मद्रास की प्रेसिडेंसी, ये प्रेसिडेंसियां क्या होती थी? प्रेसिडेंसियां जो होती थी ये व्यापार को अच्छे से व्यापार का अच्छे से प्रशासन करने के लिए एक अड्डे की तरह होती थी, ऑफिस की तरह होती थी, हेड ऑफिस की तरह। तो ये तीन महत्वपूर्ण थे प्रेसिडेंसी, 3 क्षेत्रों में, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। ठीक, तो इनके गवर्नरों व उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि तीनों जो प्रेसिडेंसी है उनके गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति किसके थ्रू मिलती है? 1726 का चार्टर एक्ट, उसी के थ्रू मिलता। तो ये तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसियां थी। क्योंकि इसके पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह होते थे इंग्लैंड में, वो विधि बनाते थे। लेकिन अब इसको विधि का अधिकार है, विधि बनाने की शक्ति कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को। क्लियर? तो आइए अब आगे हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, हम दो चार्टर एक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट और 1726 का चार्टर एक्ट। तो आइए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जैसे वर्ड से लग रहा है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब होता है विनियमित करना। तो ये कंपनी के शासन और प्रशासन को, राजनीतिक कार्यों को विनियमित करने के लिए लाया गया पहला एक्ट था। राइट? तो इस एक्ट को लाया क्यों गया था, इसके थोड़ा बैकग्राउंड में हम जाते हैं। तो आपने शायद सुना होगा, अगर मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा प्लासी और बक्सर का युद्ध। प्लासी का 1757 में जो कि लड़ा गया था, और बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। दोनों अंग्रेजों और क्षेत्रीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था। तो क्योंकि 1757 में क्या हुआ था कि संसाधन अंग्रेज को तो मिल गए थे युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन अधिकार नहीं मिला था।
लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, तो संसाधन भी मिले और अधिकार भी मिला उन्हें। तो कैसे अधिकार मिला? अधिकार ऐसे मिला कि जब 1765 का इलाहाबाद का संधि 1765 में होती है, इलाहाबाद की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी देता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1773, 1763, 64, 65। ठीक है, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, तो उसमें कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए। दीवानी का मतलब राजस्व वगैरह कंपनी क्या कर सकती थी, वसूल सकती थी। तो किन क्षेत्रों का मिला था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो ऐसे में जब कंपनी को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार मिल गया था, तो कंपनी की एक अच्छी स्थिति हो गई थी। ठीक है, तो यह था बैकग्राउंड था इसका 1773 के पहले का। तो जब कंपनी की स्थिति अच्छी हो गई थी, तो हुआ क्या कि बहुत सारे कर्मचारी जो थे वो भ्रष्ट होते चले जा रहे थे। ठीक है, व्यापार में बहुत सारी गड़बड़ियां करते थे। तो ऐसे में इनकी शिकायतों को दूर करने के लिए ब्रिटिश जो संसद थी, पार्लियामेंट थी, उसने एक एक्ट पारित किया, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 के नाम से जानते हैं। तो आइए, क्या था ये? तो इसके समय लाया गया था, पीएम नॉर्थ थे उसमें, प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन। क्लियर? तो उनके द्वारा गठित की गई थी गुप्त समिति, उसकी सिफारिश पर लाया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो पूछ सकते हैं गुप्त समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दे सकता है बहुत सारे ऑप्शन। गुप्त समिति का मतलब ऐसे दे सकता है क्योंकि चूंकि डेट तो देगा नहीं, अगर गुप्त समिति दे दिया तो दे देगा कि जो गुप्त संगठन थे, आतंकी संगठन थे, क्रांतिकारी संगठन थे, उनको दबाने के लिए लाया गया था इस तरीके से, तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको याद रखिए, गुप्त समिति किससे संबंधित है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाने से संबंधित है। क्लियर? तो आइए आगे देखते हैं। और इसके थ्रू क्या हुआ था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम, पहला ठोस कदम। ठीक, तो कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, और इसी ने एक लिखित संविधान पेश किया था, किस लिए? कंपनी के कार्यों को संचालित करने के लिए, कि नहीं आप इसी सीमा में रह करके अपने कार्यों का, प्रशासनिक कार्य हो चाहे राजनीतिक कार्य हो, उसी हिसाब से आप संचालन करेंगे। ठीक, और इसी के थ्रू भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी का मतलब क्या है? केंद्रीय प्रशासन का मतलब कि जब हम जो रीजनल पावर है उसको उठा करके सेंटर में डाल देते हैं, सेंट्रलाइज कर देते हैं सारी शक्तियों को, तो उसको बोलते हैं हम केंद्रीय प्रशासन। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं केंद्रीकरण, जिसकी उच्चतम अभिव्यक्ति कहाँ मिलती है? 1833 जब हम पढ़ेंगे 1833 का एक्ट, तो वहां पे देखेंगे किस तरीके से वहां पे अपने पीक पे था। तो शुरुआत यहीं से हुई। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईएएस में या पीसीएस में कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, टिप्पणी कीजिए, स्पष्ट कीजिए। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन तो आप दे सकते हैं उसको मतलब कि संतुष्ट करने के लिए कि किस तरीके से केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। तो बंगाल का गवर्नर जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, जिसको कि मैक्सिमम पावर दी गई। और उसमें क्या थी? समस्त सिविल एवं सैन्य शक्तियां गवर्नर जनरल को सौंप दी गई, तो सेंट्रलाइज कर दिया पावर को। क्लियर? और उसी के साथ साथ 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया। क्लियर? उसकी सलाह एवं सहायता देने के लिए। समझ आ गई बात? और इसी के साथ गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का भी अधिकार दिया गया था। क्लियर? तो आइए 1774 में क्या देखते हैं। 1774 में इसी एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1774 में 73 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, और जिसमें कौन कौन था? एक 1+3 का मतलब क्या है? इस तरीके से बहुत सारे जो आयोग होते हैं वो लिखा जाता है, उनका स्ट्रक्चर जो संगठन है 1+2, 1+3, 1+... क्लियर? तो 1 का मतलब क्या है? जो चीफ होता है वो इंडिकेट करता है 1 को। तो ये चीफ जस्टिस की बात है, मुख्य न्यायाधीश की। तो इनका नाम क्या था? एलिजा इम्पे। क्या था? एलिजा इम्पे। ठीक, अब आइए इसके थ्रू और क्या था, और किस तरीके से हम बताएंगे कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, या
जो शक्तियों का केंद्रीकरण था उसकी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होती है। स्पष्ट कीजिए, कैसे हम बताएंगे? क्योंकि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। देखिए क्या किया जाता है, अधीन किया जाता है। ठीक, हमने बैक में पढ़ा था 1726 का जो चार्टर एक्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि जो तीनों प्रेसिडेंसी हैं, बंगाल, बंबई और मद्रास, उनको विधि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है उनके गवर्नर और परिषद को। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि मुंबई और मद्रास को बंबई के अधीन कर दिया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि विधि बनाने की शक्ति यहाँ पे नहीं ली जाती है, विधि बनाने की शक्ति आगे ली जाती है, फिर बाद में 1861 के माध्यम से फिर दे दी जाती है। तो आगे देखते हैं कि इस तरीके से इंटरलिंक करते चलते हैं। जब हम इंटरलिंक करेंगे तो हम मेंस राइटिंग अच्छे से कर पाएंगे और जो प्रीलिम के क्वेश्चन है उसमें ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। तो आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो हमने डिस्कस कर लिया जो जो इंपॉर्टेंट इशू थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।